कैसे बच्चों, मैंने तुम्हें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 3 का 4 यानी पार्ट 4 तक बता दिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 डैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर रहे हैं। बच्चों मैंने इसमें जो इक्वेशन बेस्ड जिसमें इक्वेशन ऑलरेडी बने हुए हैं मैंने उनको सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो बहुत इजी हैं और मैंने इसकी थ्योरी आपको बता दी है। आपके पास 3 मेथड हैं। अगर आपके पास इक्वेशन आ जाता है तो वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी काफ़ी आसान है, इसलिए मैंने किसी भी इक्वेशन की आपको सॉल्यूशन नहीं दी है, मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने आपको 3 मेथड्स ऑलरेडी इसके बताए, इसलिए मैं नहीं बताता क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हैं जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी इक्वेशन का ये निकाल लेते हैं। दिक्कत बच्चों को आती है लैंग्वेज में, इसलिए मैंने लैंग्वेज लिया है क्योंकि लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार इक्वेशन बन गया तो फिर उनको सॉल्व करना आसान है। हो सकता है कि आज की सेशन में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस केवल इक्वेशन बना के आपको दिखाऊं और बाद बाकी आप खुद से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम पार्ट 4 तक कर चुके थे, आज उसका 5वां क्वेश्चन है। वो क्या है, तो आप लोग भी अपने अपने नोटबुक खोल लें, बुक्स में पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आ गई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे बेस्ड यानी कि फ्रैक्शन की क्वेश्चन। तो जब ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीधे सीधे क्या करना होता है, मानना होता है। तो आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम लेट करेंगे। क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आए तो तुम इतना काम फटाफट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना। तो क्या हम लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स। हम मान लेंगे न्यूमरेटर क्या होगा हमारा, एक्स होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा बाबू, वाई होगा, और फ्रैक्शन क्योंकि फ्रैक्शन पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एक्स तो एक्स बाई वाई। ये हमारा फॉर्मेट होगा बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब पढ़ो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हम 2 को ऐड कर देते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, न्यूमरेटर हमारा क्या है, x है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं बाबू 2, और कह रहा है डिनोमिनेटर में भी आप 2 ऐड कीजिए, तो ऐड कर दिया। कह रहा है क्या हो जाता है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कह रहा है कि आपका फ्रैक्शन हो जाता है 9/11, तो 9/11 बस हो गया एक इक्वेशन। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़। और अगला जो इक्वेशन होगा वो दूसरे लाइन से बनेगा, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ। देखो मैं इक्वेशन बना के केवल छोड़ देता हूँ, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 से गुना करेंगे इधर, तो ये 11 इंटू लिखेंगे x + 2, और यहाँ 9 से गुना हो जाए किसको, y + 2 को। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। बताओ बच्चों, ये 11x प्लस कितना आ जाएगी, 22 बराबर यहाँ से 9y प्लस ऑफ क्या आ जाएगी, 18। अब देखो बच्चों, तुम चाहो तो कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ कर सकते हो। तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, 11x माइनस ऑफ 9y, ये वेरिएबल टर्म है, इसको इधर ले आओ, और ये कांस्टेंट टर्म है उधर ले आओ। इधर पहले से 18 है, माइनस ऑफ क्या, 22, तो 11x माइनस ऑफ 9y बराबर बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, -4। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, 1। अब हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, एंड क्वेश्चन 1 आ गई। अब पढ़ो, अब क्या कह रहा है आपसे कह रहा है बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ जो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 है, हम चाहें तो ये माइनस ना रहे, इसके लिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो हम अगर इसको ऐसा लिख दें 9y माइनस ऑफ 11x, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी, +4 की आ जाएगी। तुम समझ रहे हो बातों को, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ इस तरीके से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब कह रहा है क्या कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब 3 दोनों में ऐड कर देते हैं, तो दोनों में मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो x + 3 और क्या, y + 3, तो क्या आ जाता है हमारा फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। अब फिर से इसको सॉल्व करके एक सिंपल इक्वेशन बना लो।
तो करेंगे तो क्या है, इसको लिखेंगे 6 इंटू वाई एक्स प्लस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 5 इंटू वाई प्लस 3। अब इसको क्या हो जाएगा 6x प्लस ऑफ 3 इंटू 6 कितना बाबू 18, यहाँ 5y प्लस क्या आ जाएगी बाबू 15। अब बताओ यहाँ से 6x ये इधर आ जाएगी तो माइनस ऑफ 5y, और 18 को उधर भेज दो क्योंकि कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ हम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 6x माइनस ऑफ 5y, 15 में से 18 जाएगा तो -3 बचेगा। मैंने कहा कि यहाँ भी आप इक्वेशन मान सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस ना लगे तो आप इधर माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है ये चीज़ों का उलट जाना, जो माइनस में वो हो जाएंगी प्लस, जो प्लस में वो हो जाएंगी माइनस में, तो इधर साइन ख़त्म हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। ये इक्वेशन आपका हो गया 2। अब फाइनली आप क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जो भी मेथड आसान लगता है। आपके पास दोनों इक्वेशन आ गया, इक्वेशन एक ये और दूसरा ये। यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे और फाइनली जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन होगा, क्योंकि फाइनली आपसे पूछा क्या है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो याद रखिएगा कि x और y आंसर नहीं होगा, x बराबर समथिंग आएगी आपकी, y बराबर समथिंग आएगी तो फ्रैक्शन। अब लिखेंगे फ्रैक्शन बराबर, तो x की जो वैल्यू आएगी वो ऊपर और y की वैल्यू नीचे, यही आपका क्या हो जाएगा तब आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। चलो उतारो इनको और आगे आपके ऊपर है आप इस क्वेश्चन को किस मेथड से बनाना चाहते हैं। जिनको भी दिक्कत हो, जिन्होंने बना लिया वो अपना अपना आंसर पोस्ट करें। कौन पहले पोस्ट करता है मैं देखता हूँ, और जिन्हें भी दिक्कत होगा तो मैं फिर से आपको बताऊँगा। तो आप इनको उतारिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का अब 6th पार्ट हम करने जा रहे हैं। 6th पार्ट क्या है पर क्वेश्चन कर रहा है 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब क्या है बाबू, बाद में। जहाँ कहीं भी हेंस हो, आफ्टर हो, आप समझ लेंगे क्या बाद की बात कर रहा है। तो कह रहा है 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की जो उम्र है वो अपने पुत्र से कितना हो जाती है 3 टाइम्स हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, अब कह रहा है कि अब 5 साल एगो का मतलब पहले। ठीक है बाबू, तो 5 ईयर्स एगो डैट मीन्स कि 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 ईयर्स एगो जैकब इज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो जैकब जो है अपने पुत्र का कितना टाइम्स था बच्चों 7 ईयर्स, यानी कि 7 टाइम्स था, नॉट 7 ईयर्स। जितना ये था टाइम्स याद रखना, जब भी हम टाइम्स की बात करेंगे मतलब कि उतनी गुणने यानी गुणा होगा। अभी हम जब बनाएंगे तो तुम देखोगे। तुमसे पूछा कि देयर परसेंटेज, तो फाइनली मैंने कहा था कि आपको क्या मानना है, ये आपसे जो पूछा रहेगा उसी के आधार पे आप मानेंगे। और एज की कंडीशन में हमेशा आपको मानना क्या है परसेंटेज, क्योंकि निकालना भी आपको इसी के आधार पे है। तो हम मान लेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ जैकब इज x एंड द परसेंटेज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहला ये कह रहा है कि 5 ईयर हेंस। तो 5 ईयर हेंस जब हम बात करेंगे, फाइव ईयर हेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, तो 5 ईयर हेंस का मतलब होता है 5 साल बाद। तो 5 ईयर हेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगी उसकी उम्र 5 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो इक्वेशन बनाओगे कैसे, तो x + 5, ठीक है। और सन की एज भी ऐसा नहीं है बाबू कि 5 ईयर हेंस अगर बात करेंगे तो जैकब 5 साल बड़ा होगा लेकिन उसका पुत्र नहीं बड़ा होगा, क्योंकि टाइम दोनों के लिए बराबर। अगर 5 साल ये बढ़ा तो वो भी 5 साल बढ़ेगा ना, तो सन में भी 5 जोड़ दोगे। अब देखो क्या कर रहा है 5 साल बाद, तो हमने फादर में भी 5 जोड़ दिए, ये फादर ये सन। अब अगला कंडीशन क्या कर रहा है, कितने टाइम से बच्चों, तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन कितना कहाँ गया, आपसे कह रहा है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, 3 गुणना किसका, अपने पुत्र का। तो पुत्र की एज पहले 5 ईयर हेंस की बात थी, तो 5 ईयर हेंस का मतलब ये हुआ कि दोनों
कि जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल के बाद जो चीज़ें होंगी उसकी बात। तो हमने दोनों की एज में 5-5 ईयर जोड़ दिया। कह रहा ऐसा होगा उस वक्त तक जेकॉब जो है सो अपने पुत्र का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो टाइम्स का मतलब होता है उतना गुना हो जाएगा। जैसे ऐसा समझो कि अगर अभी जेकॉब की उम्र हो 10 साल, ठीक है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15। और अगर इसकी जेकॉब की एज हो मान लो 40, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 45। तो 15 पुत्र की एज हो जाएगी 15 5 साल बाद, और पिता की उम्र हो जाएगी 45। तो बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा, 15 3 से 45 के बराबर आ जाएंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा। चलो तो तुम समझ पाए कि किस तरीके से करेंगे। 5 साल हेंस बोला तो हम फादर में भी 5 साल जोड़ दिए, सन में भी। अब कह रहा है कि फादर अपने पुत्र के, ये पूरा पुत्र का एज, ये पूरा फादर का एज, तो फादर का एज पुत्र की एज से क्या है 3 टाइम्स है। तो पुत्र के एज में 3 से गुना करेंगे तभी इनके बीच में क्या आ पाएगा बराबर का साइन। ठीक है बच्चों, अब इनको सॉल्व कर लो। तो x + 5 = 3y प्लस क्या आ जाएगी 15। अब वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो x - 3y उधर से 3y इधर ले आओ और 5 को उधर ले जाओ, तो 15 माइनस क्या हो जाएगी बाबू 5। यहाँ से x - 3y बराबर कितना आ जाएगा 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे एंड। यहाँ तक समझ गए, इक्वेशन 1 बन गया। अब आपसे कह रहा है क्या कि 5 years ago 5 साल पहले जब हेंस बोले, यानी 5 साल बाद, जब टाइम बाद की बात करें तो प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। लेकिन जब कहा जाए 5 years ago, और याद रखिएगा ये जो 5 years ago या 5 year हेंस जो बात हो रहा है ये सब किसके बेस पे, प्रेजेंट एज के बेस पे। तो प्रेजेंट एज से 5 साल पीछे 5 years ago कह रहा है कि 5 साल पहले जेकॉब की जो उम्र थी विल बी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की से 7 टाइम्स थी, यानी कि पुत्र का जितना उम्र है उसकी सतगुणी थी। तो पहले तो ये करो, मैंने जैसा बताया फादर एक तरफ और एक तरफ सन। 5 साल पहले डेट मीन्स इसमें से भी 5 घटेगा और इसमें से भी क्या 5 घटेगा। अब इनके बीच बराबर तभी आएगा जब कह रहा है कि अब फादर जो है पुत्र से कितना टाइम्स है 5 साल पहले 7 टाइम्स है। अब लो हमारा इक्वेशन बन के तैयार, क्या दिक्कत है। 5 साल पहले कहा तो पिता में से भी 5 घटा दिए, पुत्र में से भी 5 घटा दिए। अब कहा कि अब ये जो हो गई पिता की एज, ये हो गई पुत्र की एज। अब कह रहा है कि पिता की एज जो है वो पुत्र की एज की सतगुणी है, यानी 7 टाइम्स है। तो पुत्र की एज को ब्रैकेट में रख के 7 से गुना कर दो तो बराबर का साइन, ये इक्वेशन हो गया। बहुत सिंपल है। अब x - 5 बराबर इसको सॉल्व करो 7y - 35। यहाँ से क्या करो, यहाँ से x माइनस ये क्या आ जाएगा बाबू, तो 7y, ये 5 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 5 माइनस ऑफ क्या आ जाएगी 35। x माइनस ऑफ 7y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ 30। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी 2। अब इक्वेशन 1 आ गई है, इक्वेशन 2 आ गई है। तुम इनको क्या करो सॉल्व करो। फाइनली x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी जेकॉब की, और y जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी सन की। समझ गए, कोई दिक्कत। चलो तो उतारो इनको। तो बच्चों इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 का जितना भी आपका लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम था वो हमने ख़त्म कर दिया, कवर कर लिया। अब हम 3.4 की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज किसकी बात अब होगी 3.4 की। 3.4 में भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको इक्वेशन बने बनाए दिए हुए हैं। आप उसको क्या कीजिए सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन डाल के भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम से बात करता हूं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एनसीईआरटी के बुक से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है इफ़ वी आर एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हम क्या कर रहे हैं तो एक ऐड कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं बच्चों तो एक हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जैसे ही मैंने कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्वेश्चन आते हैं तो आप फटाक से क्या करना है लेट कर लेना, लेट द
न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन यहाँ से एक्स वाई क्या बच्चों, वाई। अब यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ठीक है। चलो बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ो। तो हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई एंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। अब फर्स्ट क्या करा है, इफ़ वी ऐड 1 टू अ न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक क्या करते हैं बच्चों, तो डिनोमिनेटर में से हम क्या करते हैं, एक घटा लेते हैं। वही ना कह रहा है 1 ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो एक फ्रैक्शन जो होता है वो कितना हो जाता है बच्चों, 1 के बराबर। अब ये हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व करके इक्वेशन लाना है। ये आपने इक्वेशन बना लिया है लगभग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से इधर वाले को गुना करेंगे तो x प्लस 1 ही रह जाएगा, लेकिन इधर वाला उधर ला जाएगा। और 1 से किसी भी चीज़ को गुना हो तो वो चीज़ उतनी की उतनी रह जाती है। तो y माइनस क्या 1। अब कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो x y को इधर लिया हो तो x माइनस क्या हो जाएगी बच्चों, y। और यहाँ प्लस 1 है, उधर चला जाएगा तो बताओ क्या आ जाएगा। पहले से यहाँ ऑलरेडी -1 है और वो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी बच्चों, -2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1। अब हम बात करेंगे एंड। समझ पाए, पहला इक्वेशन हमारा बन गया। सेकेंड आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन का अगला लाइन पर हो जिससे अगला इक्वेशन बन पाएगा। कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि अगर हम केवल डिनोमिनेटर में क्या कर दें बच्चों, एक ऐड कर दें। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है तो नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो केवल इसमें हम एक ऐड करें तो कह रहा है कि फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2। देखो पढ़ो फिर से। कह रहा है इट बिकम्स 1/2। अगला जो लाइन हो कह रहा है इट बिकम्स, ये हो जाता है 1/2 कब, यदि इफ़ वी ओनली ऐड, ओनली का मतलब केवल, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। आपसे फाइनली क्या पूछा, तो आपसे पूछ रहा है कि 1/2 व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो आपसे पूछा है फ्रैक्शन क्या होगा। सिंपल सा, फिर से इनको क्रॉस करो, 2 से x को गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं बच्चों। इधर वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं उसको इक्वल टू के इस साइड वाले न्यूमरेटर से गुना करते हैं, और इस साइड जो डिनोमिनेटर होता है उसको इक्वल टू के उस साइड वाले न्यूमरेटर से गुना करते हैं। यही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 से x को इतना, और आप जानते हैं यहाँ 1 है, 1 से y प्लस 1 को गुना करेंगे तो y प्लस 1 ही होगा। अब वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए, y को इधर कर लीजिए, तो माइनस हो गई y बराबर क्या, 1 का 1 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी। अब देखो बच्चों इक्वेशन 1 आ चुकी है, इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, और तब वहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगी तो फाइनली आप फ्रैक्शन लिखेंगे। ऐसा नहीं कि x और y पे ही समझ लेंगे आंसर आ गई। आपके पास जब x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी तब आप लिखेंगे हैंस द डिनोमिनेटर, हैंस द फ्रैक्शन इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे, x/y, और तब x की वैल्यू ऊपर y की वैल्यू नीचे, और तब वो क्या होगी, आपकी फाइनल आंसर होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इनको उतारिए। चलो जो क्वेश्चन नंबर 2 का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू से कितना थी, तिगुनी थी। आगे आपसे क्या कर रहा है, 10 years later, यहाँ लेटर का मतलब क्या है बाबू, बाद में। ठीक है, जैसे हेंस होता था ना, आफ्टर, हेंस और लेटर, इनका मतलब है बाद में। कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड द नूरी। तो पहले नूरी और सोनू की चर्चा हुई तो हम दोनों के परसेंटेज को मान लेंगे कि लेट द परसेंट एज ऑफ, तो कौन कौन सी है, न्यूरी, न्यूरी इज इक्वल टू x
and the present age of Sonu is equal to y. How old the Nuri and Sonu? हाँ, तो चलिए बच्चों, अब आपसे पूछा, हमने मान लिया जब भी एज की क्वेश्चन आएगी तो हम प्रेजेंट एज मान लेंगे, जो जो पात्र हमारे पास दिए होंगे, यानी जो जो, जैसे यहाँ नूरी और सोनू है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन भी एज का बनाया था तो वहाँ जेकॉब और उसके पुत्र थे। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। एक तरफ क्या लिखोगे? नूरी, तो नूरी का एज कितना है बाबू? x लिख दो, एक तरफ क्या लिख लो? y, और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करो। कह रहा है 5 years ago, एगो का मतलब पहले, तो मतलब दोनों में से 5 क्या करो? घटा दो, y - 5 x - 5 और y - 5, क्योंकि दोनों का एज 5 साल पहले करेंगे तो दोनों में से 5 घट जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी क्या है? थ्राइस है, किससे? सोनू से। तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से नूरी थ्राइस है, तो बराबर का साइन तभी पड़ेगा जब सोनू के एज में 3 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो नूरी के एज के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करो तो x - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3y - 15। यहाँ से x वेरिएबल को एक तरफ ले आओ बच्चों, तो ये क्या आ जाएगी? 3y बराबर, अब 5 को उधर ले जाओगे तो +5, और यहाँ पे आ जाएगी x - 3y बराबर -10। इक्वेशन क्या आ गई बच्चों? हमारी 1 आ गई। यहाँ से लिख देंगे अगेन। अब क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ तुम चाहो तो लिख सकते हो 5 years ago, और यहाँ क्या लिख सकते हो? यहाँ अब आगे क्या कर रही है बच्चों? तो यहाँ देखो, यहाँ कह रहे हैं अब 10 years later, तो 10 years later, जब 10 years later, फिर से एक तरफ नूरी और एक तरफ सोनू के एज को लिख दो। 10 years later का मतलब 10 साल बाद, तो दो एक में 10 साल बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं कि दूसरे में नहीं बढ़ेगा, दोनों में 10 साल कर दिए। अब इनके बीच बराबर कब आएगा? तो आपसे कह रहा है क्या कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या हो जाएगी? ट्वाइस, तो सोनू का ये एज रहा, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो नूरी के एज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि नूरी का एज 10 साल के बाद सोनू के एज क्या हो जाता है? ट्वाइस। अब आप इनको क्या कीजिए? सॉल्व कर लीजिए, तो x + 10 इज इक्वल टू क्या? 2y + 20। अब ले आइए वेरिएबल को एक तरफ, x माइनस कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाइए, 20 - 10। यहाँ से मुझे बताइए बच्चों, x - 2y बराबर 20 - 10 कितना जाएगा? 10। अब देखिए बच्चों, आपके पास इक्वेशन 1 भी आ गई और ये रही इक्वेशन 2। अब जब 1 और 2 दोनों इक्वेशन आ गई तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे वही हो जाएगी नूरी की परसेंटेज, सोनू की परसेंटेज। कोई दिक्कत? चलो तो इनको उतारो अगर तुम समझ गए तो। चलो बच्चों, अब अगली क्वेश्चन हमारे पास नंबर से रिलेटेड है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब 2 डिजिट नंबर वाली क्वेश्चन आनी शुरू हो गई। तो 2 डिजिट नंबर्स के लिए जिस तरीके से फ्रैक्शन में हमने लेट कर लिया था न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स और वाई, इस तरीके से ही 2 डिजिट वाली जब संख्या वाली क्वेश्चन आ जाएगी तो इसमें भी हम क्वेश्चन देखते ही लेट कर लेंगे। लेट, तो संख्या में क्या होता है बच्चों? अगर 2 डिजिट का कोई भी नंबर बोलो तो 2 डिजिट की नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है आपको पता है? 10 to कितनी 99, इतनी ही संख्या हमारे पास 2 डिजिट की है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं तो 3 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, और इससे पहले आते हैं तो 1 डिजिट। तो 2 डिजिट की इतनी ही संख्या है टोटल हमारे पास। डैट मीन्स कितनी संख्या है? अगर आपसे पूछे कि टोटल संख्या मुझे बताइए तो 10 से 99 तक हो गई, लेकिन टोटल संख्या तो टोटल 89 नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में मुझे बताइए, मैं कोई भी नंबर ले लूँ, अगर 35, तो ये वाले डिजिट को हम क्या बोलते हैं? वंस, और इसको क्या बोलते हैं? टेंस। हमें क्या करना होगा? मानना होगा। यहाँ हम मान लेंगे कि लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड द टेंस डिजिट इज इक्वल टू y।
देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये तो डिजिट है लेकिन नंबर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ जो 10th डिजिट है उसमें कितना से गुना करेंगे 10y प्लस एक्स, ये हमारा नंबर बनेगा। जैसे ऐसा समझो 35 में यूनिट डिजिट हो गई 5, ये हो गई यूनिट डिजिट, और 10th डिजिट क्या हो गई 3। लेकिन क्या इनको ऐसे ही लिख देंगे 3 + 5 तो ये 8 हो जाएंगी, तब तो बात नहीं बनी। तो 10th डिजिट जो होते हैं उनमें हमें क्या गुना करना होता है 10 से। अब बताओ ये हो जाएगी 30 प्लस ये आ जाएगी 5, तो क्या आ जाएगी 35, हम फिर पहुंच जाएंगे यहाँ तक। ठीक, यहाँ भी हमने डिजिट को x और y माना है तो 10th डिजिट y है, जैसे यहाँ पे 10th डिजिट 3 है और यूनिट डिजिट 5 है। लेकिन जब हम नंबर की बात करेंगे तो 10th डिजिट में मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा, समझ रहे हो बच्चों। और यूनिट डिजिट 1 के स्थान पे तो 1 से गुणा करेंगे, लेकिन 1 से गुणा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए x का x रहेगा। अगर यहाँ 100th डिजिट होती, यानी 3 अंकों की संख्या होती, तो उसमें एक 100th वाला भी आता, 1 10 100, 1 आता 10 आता और क्या आता 100th आता। तो इस कंडीशन में जो इस जगह पे संख्या होती है उसको हम कितने से गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। समझ रहे हो बच्चों बातों को। आपने बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, जैसे ऐसा पढ़ा होगा कि 325 को एक्सपेंड करके लिखो, तो आपने लिखा होगा 300 प्लेस पे है तो 100 से गुणा करो, प्लस 2 10th प्लेस पे है तो 10 से गुणा करो, 5 1st प्लेस पे है तो 5 को 1 से गुणा करो। तो फाइनली ये कितना जाता था 300 प्लस ये आ जाता था 20 प्लस ये आ जाता था 5, और फाइनली आप फिर दिखाते थे 325। तो यही एक्सपेंड करते थे ना इस तरीके से। तो आपको समझ में उस वक्त तो आप बस रट के करते रहते थे कि जो जितना अंक पहले है उसको उतना 0 से गुना करते रहो, लेकिन इसका मतलब ये था। तो अब आप यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि y 10th पे है तो ये हो जाएगा 10y प्लस ऑफ x। अब बच्चों आगे क्वेश्चन पढ़ो, यही यहाँ तक का बात अगर तुम समझ गए हो तो ठीक है। आगे कह रहा है हाँ, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़ कितना है 9 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकों का जोड़, तो अंक कितने हैं बाबू x और y, कह रहा है कि अंकों का जोड़ 9 के बराबर है। तो लो जैसे ऐसा हो सकता है, मान लो 7 2, तो 2 अंकों वाली ये संख्या हो गई पहले। तो अब कह रहा है इनके अंकों का योग, मतलब 7 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों 9, यही बात कह रहा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, वो तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये 2 अंकों वाली संख्या जिनके अंकों का सम 9 का मतलब ये हुआ कि 7 + 2 9, या 8 + 1 9, या 6 + 3 9 हो सकता है, 5 + 4 9। चलो बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन बनाने होंगे सॉल्व करने के लिए। अगला कह रहा है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑल्सो 9 times द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखो आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो बच्चों। पहले कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमने 2 डिजिट 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का सम कितना है 9 है। तो हमने x और y, क्योंकि हमारी जो संख्या वो x और y से मिलके बनी हुई है। यहाँ बच्चों अगर किसी को ये लग रहा होगा कि इसको सर एक्स वाई डायरेक्ट लिख देते, तो ऐसा नहीं है। एक्स वाई मतलब x × y हो जाएगा। क्या 7 2 जो है इसका मतलब ये कोई नहीं ना समझ रहा कि 7 × 2 है, क्योंकि एक्स वाई लिखने का मतलब क्या हो जाएगा x × y। तो यहाँ पे इस तरीके से तो ये 14 हो जाएंगे। 7 2 का मतलब 72 है। उसी तरीके से यहाँ एक्स वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स वाई ऐसा नहीं समझना कि सर एक्स की जगह सपोज डैट कि 72 है, आपने यूनिट को एक्स माना और टेंस को इतना। तो अगर यूनिट डिजिट हो गई 2 यानी x के बराबर, टेंस डिजिट हो गई 7 यानी y के बराबर, तो नंबर हमारी 72 है तो हम yx लिख देंगे। तो ऐसा भूल के नहीं करना बच्चों, क्योंकि yx मतलब y × x होता है, और 7 2 जो होता है 7 × 2 नहीं, ये 72 है। इसलिए यहाँ पे y को हम 10 से गुणा करेंगे और प्लस में 2 क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी x ऐड करेंगे, तो ही जाके हमें क्या मिलेगा 72। तो इस बात को याद रखेंगे, x × y नहीं नंबर में लिख देंगे। चलो, तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो लाइन कह रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल्सो 9 times द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इनको फिर से समझिए बच्चों,
9 टाइम्स द नंबर, नंबर का 9 गुणा, तो नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, तो नंबर है 10, यहाँ एंड कर दो 10y प्लस एक्स। 9 टाइम्स द नंबर, तो नंबर का क्या 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर 72 है, इनके डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27। तो हुआ क्या, टेंस वाला यूनिट पे, यूनिट वाला कहाँ गया टेंस पे, तो यहाँ भी x क्या हो जाएगा, आ जाएगा टेंस पे। अब चूंकि x टेंस पे आया है तो हमको टेंस पे जो भी डिजिट हो उनको कितना से गुणा करना पड़ेगा, 10 से, तो 10x। y यूनिट पे चला गया तो ये ऐसे रह जाएगा, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 90y प्लस ऑफ 9x बराबर 20x प्लस ऑफ 2y। अब यहाँ से बच्चों आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो आप पाएंगे यहाँ पे क्या, तो 90y 9x माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 2y बराबर 0। यहाँ से बच्चों 90 में से 90y में से 2y चला जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 88y। 9x में से यानी 20x में से 9 जाएगा तो माइनस ऑफ 11x बराबर क्या 0। 11 देखो कॉमन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11 अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 8y माइनस ऑफ x बराबर 0। 11 को उधर भेज दोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 8y माइनस ऑफ x बराबर 11 उधर डिवाइड में आएगा और 0 में किसी से डिवाइड दें तो 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब देखो बच्चों आपके पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो आप चाहो तो इक्वेशन 1 से ही क्या कर सकते हो, या ऐसा यहाँ देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों ये x को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगी 8y बराबर x, डैट मीन्स x बराबर क्या 8y। अब ये जो है इसको मान लो अब क्या 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, देखो मैं इसको कहाँ करूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब x की जगह हमें पुट करना था तो 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से मुझे बताओ क्या आ जाएगा बच्चों, तो 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, तो 9 से 9 ये 9/9 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमें आ गई। अगर y की वैल्यू आ गई तो अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, देखो 2 है ना हमारे पास, हम 2 में रखेंगे। y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ से लिखेंगे y इन इक्वेशन 2, तो 2 में डालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगी बच्चों, तो x बराबर आ जाएगी 8 इंटू 8y थी, ठीक है, 8 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों बताओ 8। तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। हेंस यूनिट डिजिट को हमने माना था x इज इक्वल टू 8, टेंस डिजिट इज इक्वल टू y बराबर क्या 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या था 10y प्लस 1, 10 इंटू 1 प्लस क्या 8 बराबर कितना 18। यही हमारी क्या थी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। अब तुम चेक करो, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू आई है वो क्या है 8 है, y की वैल्यू 1। यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा रिजल्ट की x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी। LHS RHS सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पे x की जगह 8 रखो तो 8 आ जाएगा
और यहाँ y की जगह 1 रखोगे तो 18 to 1 आ जाएगा, तो वो क्या कर देगी, वैल्यू को सेटिस्फाई, दैट मीन्स हमारा सही है। तो क्या आ गया, तुम समझ गए बच्चों बातों को। जब हम रिवर्स करेंगे ये तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो उतारो इनको। चलो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, नहीं ये तो हमने बना लिया। फोर्थ नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है और उसको कितने रुपए निकालने हैं, 2000 रुपये निकालने हैं। कह रहा है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव द ₹50 एंड 100 रुपीज़ ओनली। कह रहा है कि उसने कैशियर को कहा मीना ने कि आप जो मुझे 2000 रुपये के नोट देंगे उसमें जो नोट हो वो 50 रुपये में ही हो या 100 में, यानी 50 और 100 के ही मात्रा में नोट हो मेरे पास, यानी उसमें 500 ना हो, 2000 के नोट ना हो या 200 के नोट ना हो। ऐसा डिमांड है किसका, मीना का। ठीक है, तो बैंक वाले ने उनकी डिमांड पूरी की, उन्होंने उनको दे दिया। अब कह रहा है कि मीना को उन्होंने 25 नोट दिए। अब आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी नोट्स आर ऑफ 50 एंड 100, तो कितने नोट 50 के थे और कितने नोट 100 के थे। तो हमें नहीं पता, तो आपको मैंने कहा कि जो चीज़ आपको फाइंड करने कहा जाता है वही आप लेट कर लिए। तो 50 और 100 के नोट आपको फाइंड करने हैं तो लेट कर लिए। लेट द नंबर ऑफ 50 rupee note is equal to x and the number of 100 rupee note is equal to y। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पहले बताओ टोटल कितना नोट्स बैंक वाले ने उसको दिया। तो यहाँ पे लिख रहा है कि ये पहला तो ये कह रहा है कि आके उनको 50 और 100 में चाहिए थे और टोटल कितना 2000। तो मुझे बताओ x किसके 50 रुपये की संख्या, तो 50 में x से गुना कर देंगे, यानी जितने भी संख्या होंगी तो टोटल 50 रुपये के कितने नोट हैं वो पता चल जाएगा प्लस। अब यहाँ पे बताओ 100 रुपीज़ के नोट हैं y संख्या में, तो जितनी संख्या है 100 की उससे y को अगर हम गुना कर देंगे यानी कि y संख्या में होगी, यानी 100 के 10 नोट होंगे तो 10 से गुणा हो जाएगा तो 1000। तो ऐसे ही यहाँ पे संख्या होगी और यहाँ संख्या होगी, तो 50 रुपये की नोट की जितनी संख्या होगी उससे 50 को गुना करेंगे तो टोटल 50 रुपये के कितने अमाउंट हो जाएंगे 50 रुपये के नोट को मिला के वो हमें आ जाएंगे। और 100 रुपये से गुणा कर देंगे 100 रुपये की नोट की संख्या से, तो टोटल 100 रुपये से कितना अमाउंट आएगा वो आ जाएगा। और उन दोनों का सम हमें कितना होना चाहिए, तो 2000 रुपये में निकालने गई है तो टोटल 2000 हुआ। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन है, 50 कॉमन है, 50 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ x प्लस क्या बच जाएगा 2y और 2000 यहाँ से x प्लस 2y बराबर क्या 2000/50, 0 से 0 कैंसिल, 50 से काटोगे 4 टाइम्स 40, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगी 40। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 1। देखो जब भी इक्वेशन पे ध्यान दोगे, जब भी कुछ कॉमन लेके काटने वाला टर्म हो तुम काट दोगे ताकि तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। एंड या अगेन कर दो, एंड ही करो एंड। अब कह रहा है कि बैंक वाले ने उसे टोटल कितने नोट्स दिए, तो 25 नोट दिए। तो बताओ x और y ही ना है संख्या है, x रुपये की नोट हो गई, x 50 रुपये की नोट हो गई x, टोटल x नोट हमें मिली, यानी x का मतलब क्या 5 नोट 10 नोट 20 नोट, तो x हो गई। और ये y, ये दोनों संख्या है ना, नंबर ऑफ नोट्स हैं। 50 रुपये की नोट की संख्या x है, 100 रुपये के नोट की संख्या y है, और इन दोनों को मिला के कहा हुआ है कि कितने नोट मिलते हैं 25 नोट मिलते हैं। देखो लिखा हुआ है लास्ट में, क्या लिखा हुआ है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट्स मिलते हैं। तो फाइंड कीजिए हाउ मेनी नोट्स आर ऑफ 50 एंड 100। अब देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आगे, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। तुम क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ये इक्वेशन 2, यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 50 रुपये की नोट की संख्या हो जाएगी, जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 100 रुपीज़ नोट की संख्या हो जाएगी। चलो बच्चों इनको उतारो। चलो बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, कह रहा है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक लाइब्रेरी की जो बुक लेंट पे यानी कि किराए पे देता है। जैसे आप भी या हम लोग सब आसपास हमारी लाइब्रेरी होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि हम सारे बुक्स नहीं खरीद सकते। तो हम क्या करते हैं, हम
बुक्स को पढ़ लेते हैं, फिर हमारे लिए उस बुक्स से अगर हमने एक बार पढ़ लिया तो वो हमारे लिए काफ़ी होगी, क्योंकि हम कितने बुक्स खरीदेंगे। तो इस कंडीशन में लाइब्रेरी से हमें मदद मिलती है, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है तो हम अपनी ज़रूरत की कोई बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करती है लाइब्रेरी, कुछ चार्ज लगाती है। यहाँ उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी जो है सो 3 डेज़ एक खास चार्ज, एक फिक्स चार्ज लेती है, जिस पे 3 डेज़ आप बुक रख सकते हैं। लेकिन अगर 3 डेज़ से अधिक दिन तक आप बुक रखते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से एक अलग चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि सरिता जो है 27 रुपया पे करती है एक बुक के लिए, कितना दिन रखती है, 7 डेज़ रखती है, तो उसको 27 देना पड़ता है। जबकि अब सूजी है, सूजी जो है वो क्या करती है बच्चों, तो सूजी पे करती है 21 रुपया, कितने दिन, कितने 5 डेज़ के लिए 21 रुपीज़। तो कह रहा फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ईच डे। देखो क्या मानना है, मैंने कहा आपको लेट उसी को करना है जो आपसे क्वेश्चन पूछे। तो देखो कह रहा फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। तो आप कर लेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स, और आपसे अगला लाइन क्या कह रहा है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो भी लिख लीजिए, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू वाई। अब आ गया, अब अकॉर्डिंग टू अब क्या लिखेंगे क्वेश्चन। तो फिक्स चार्ज है 7 डेज़ के लिए। मान लो कौन ले जाती है बुक, तो सरिता ले जाती है और 27 रुपया पे करती है, तो 7 दिन के लिए ले गई, तो एक्स कितने दिन के लिए, फिक्स चार्ज वाला तो चार्ज लगेगा ही, और ये फिक्स चार्ज जो है वो 3 डेज़ के लिए है। कितना डेज़ के लिए वैलिड है, 3 डेज़ के लिए। अगर आप 3 डेज़ में ही लौटा देते तो उसी चार्ज पे आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप उससे अधिक रखते हैं तो आपको चार्ज देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो 3 डेज़ के लिए तो एक्स ही हो गया, लेकिन 7 दिन के लिए ले गई, डैट मीन्स 3 हटा लो तो 4 दिन के चार्ज लगेंगे ना। पर डे वाई लग रहा है, डैट मीन्स कि 4 दिन के लिए 4y चार्ज उसे पे करने पड़ेंगे, और टोटल उसने कितना पे किया है, तो सरिता ने पे किया 27 रुपये। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। एंड सूजी कितने दिन के लिए ले जाती है बाबू, तो 5 डेज़ के लिए। तो 5 डेज़ के लिए रखती है, लेकिन बुक एक्स फिक्स चार्ज है 3 डेज़ के लिए, तो 3 दिन के अलावा 2 दिन उसने और बुक रखा, तो पर डे का है फिक्स चार्ज वाई, तो 2 दिन का 2y। कह रहा है कि उसको पे करने पड़े 21 रुपये। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड से। और वैसे यहाँ पे देखिए x सेम है, आप एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे, केवल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कट जाएगा, इसलिए आपके आंसर आ सकते हैं। या फिर आप सब्सटीट्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म हुआ। अब हम अगले दिन 3.5 लेके आएंगे। तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो।